नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा ईटी नाउ स्वदेश पर। आज हम बात करेंगे नए इनकम टैक्स बिल 2025 की, जिसे सरकार ने एक बार फिर संसद में पेश किया और लोकसभा से वो पास हो चुका है। अब देरी से रिटर्न भरने पर भी मिलेगा टीडीएस का रिफंड। टैक्स के नियम जो है वो आसान हुए हैं। सेक्शन जो है वो नए बिल के अंदर कम हो गए हैं। प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है और फेसलेस भी किया गया है। धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट को गुमनाम डोनेशन पर जो छूट है वो बनी रहेगी। ये बदलाव आपके टैक्स पर कैसे असर डालेंगे, जानेंगे आज के टैक्स मंत्रा शो में। हमारे साथ मौजूद है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट आनंद भटिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, अब जो सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल है वो लोकसभा में पेश किया था और लोकसभा से वो पास भी हो गया है। तो हम इस शो को इस तरह से करना चाहेंगे कि जब भी नए इनकम टैक्स बिल की बात आए और लोग जब उसको आर्काइव में खोजे तो ये एक गो टू डेस्टिनेशन हो जहां पर सारी चीज़ें आसान भाषा में समझ जाए। तो सर, कौन कौन से ऐसे मुख्य बदलाव जो है वो इस इनकम टैक्स बिल 2025 में किए गए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ। जी, थैंक यू अनुराग। आई थिंक ये इनकम टैक्स बिल जो लोकसभा में अभी अभी अप्रूव हुआ है एंड अभी राज्यसभा में एंड देन प्रेसिडेंट असेंट भी मिलेगा। ये एक प्रोसेस था जिससे कि इनकम टैक्स की जो धारा है जो 1961 से चलती आ रही है उसको कैसे एक रिवैम्प करे, उसको कैसे सिंप्लीफाई करे एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इस पे फोकस रहा है। जो पुराना 1961 का बिल था उसमें तकरीबन 800 से ऊपर सेक्शंस थे, उनमें 4000 टाइम्स अमेंडमेंट्स हो चुके थे। और इनकम टैक्स एक ऐसा बिल है कि अमेंडमेंट होने के बाद भी आपको पुराने इनकम टैक्स बिल्स रखने पड़ते हैं सिस्टम में, क्योंकि आपकी असेसमेंट 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद भी हो सकती है। तो ये एक अटेम्प्ट है कि पूरा एक रिवैम्प कर दे। और अभी जो सेक्शंस है वो तकरीबन 500 सेक्शंस हो जाते हैं, उनको प्रॉपरली अलाइनमेंट किया हुआ है ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट भी है इनकम टैक्स का, उसके लिए ग्रास्पिंग एंड अंडरस्टैंडिंग becomes much better। सब्सटैंशियल चेंजेस ज्यादा नहीं है, जो कि मैंडेट भी नहीं था ये एफर्ट का। जो मेजर चेंजेस है दोज आर टुवर्ड सिंप्लीफिकेशन और एक आसानी से कैसे टैक्स पेयर को सहूलियत पड़े उसके लिए सारे प्रोविजंस है। फरवरी 2025 में सबसे पहले ये बिल पेश किया गया था एंड देन पार्लियामेंट्री की एक सिलेक्ट कमिटी को का एक फॉर्मेशन किया था ताकि सजेशंस ले पाए फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जो पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमिटी ने उनका सजेशंस दिया, काफी सुझाव आए एंड उस सुझाव के बाद मोस्ट ऑफ देम हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड और एक जो रिवाइज्ड बिल वो लोकसभा में अप्रूव हुआ है। जो मेजर चेंजेस है जैसे कि अनुभव जी ने अभी बताया, जैसे कि रिफंड। इनकम टैक्स का जो पहला बिल था उसमें ऐसा था कि अगर आप टाइम पे आपका रिटर्न नहीं भरेंगे देन आपको जो रिफंड मिलना है वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं इनकम टैक्स में काफी डेडलाइंस है एंड अगर आप रिटर्न नहीं भरते तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। वो प्रावधान अभी निकाल दिया गया है। आप कभी भी रिटर्न भरे इन द टाइम फ्रेम और आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली जो ट्रस्ट का सेक्शन है, बिल्कुल, एलएलपी का धीरे धीरे सर सेक्शन है, एक एक सवाल करके मैं इंटरकॉर्पोरेट आपसे डिविडेंड का सेक्शन है। आसानी से जो बदलाव हैं एक एक करके मैं आपसे समझूंगा। और आपने जैसे बताया कि सिंप्लीफिकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है नए इनकम टैक्स बिल में, जिससे लोगों को जो जटिल शब्दावली है वो समझने में आसान हो। सर, जैसे कि टीडीएस रिफंड के मामले में जो देर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर अब रिफंड मिलेगा, कोई जुर्माना नहीं लगेगा, तो इससे आप कितनी बड़ी रिलीफ मानते हैं और इससे किन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा? सो आई थिंक ये ऑलवेज जो हमारा 1961 का एक्ट है उसमें भी ये प्रोविजन था कि अगर आप टाइम पे नहीं भरते हो लेकिन बाद में भी भरते हो फिर भी आपको रिफंड मिलता था। जो फेब्रुवरी का बिल आया उसमें ये प्रोविजन आ गया था दैट अगर आप टाइम पे भरते हो तो ही आपको वो रिफंड मिलेगा। लेकिन जो अभी रिवाइज्ड बिल आफ्टर द सिलेक्ट कमिटी के सजेशंस के बाद आया हुआ है उसमें वापस से उन्होंने पोजीशन रीइंस्टेट कर दी है कि आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको रिफंड मिलेगा।
जैसे कि अगर कोई कंपनी के पास लॉस है, तो अगर आपको वो लॉस क्लेम करना है फ्यूचर में, तो आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वो प्रावधान आज भी कंटिन्यूड है, लेकिन रिफंड के लिए ये एक छूट दी गई है कि अगर आप टाइम पे नहीं भरते हो, थोड़ा लेट भी भरते हो, तब भी आपका रिफंड अगर ड्यू है तो वो आपको मिलेगा। आई डोंट थिंक ज्यादा उससे कोई इनकम टैक्स, ट्रेजरी या कलेक्शन में अफेक्ट होगा, बट जो टैक्स पेयर्स है उनको जरूर सहूलियत हो जाएगी कि अगर थोड़ा डिले हुआ है तो उनका रिफंड क्वेश्चन में नहीं आ जाएगा। बिल्कुल, टैक्स पेयर्स को सहूलियत होगी कि अगर आपका डिले होता है तो भी रिफंड जो है वो मिलेगा, जो भी पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको लौटाना है वो लौटाया जाएगा। हाँ, अगला सवाल मैं आनंद जी समझना चाहूँगा, जो एनोनिमस डोनेशन होते हैं, गुमनाम चंदा होता है, अब उस पर नियम क्या रहे हैं और धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट पर जो छूट है वो जारी रहेगी? सो अनोनिमस डोनेशन में ऐसा था जो 1961 से जो बिल एक्ट चलता आ रहा है, उसमें चैरिटेबल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस अगर उनको एनोनिमस डोनेशन मिलता था तो उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता था। जो फरवरी में बिल आया, उसमें जो प्रावधान लाया गया था कि एनोनिमस डोनेशन रहेगा तो उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा, बिकॉज आपको पता नहीं है कि वो फंड्स किससे आए हुए हैं। पार्लियामेंट्री की जो सिलेक्ट कमेटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ये सहूलियत होनी चाहिए कि अनोनिमस डोनेशन भी वो ले सके। जो फाइनल बिल में हम सुन रहे हैं, द प्रोविजन इज दैट अगर वो सिर्फ रिलीजियस बॉडी है तो उनको अनोनिमस डोनेशन पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस है या ओनली चैरिटेबल है, देन उनको अभी भी एनोनिमस के ऊपर टैक्स लगने की शक्यता है। बट क्लियरली खाली अगर रिलीजियस बॉडी है, अगर आप कोई टेम्पल में जाते हो, कोई ट्रस्ट जो मंदिर चला रहे हो उसमें जा रहे हो एंड उसमें नाम के बगैर भी डोनेशन देते हो, तो वो रिलीजियस बॉडी को टैक्स नहीं लगेगा। वो एक क्लियरली ये सिलेक्ट कमेटी के सजेशंस के ऊपर इनकम टैक्स में बदलाव प्रपोज्ड है। बिल्कुल सर, आपने बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताया है कि नए इनकम टैक्स बिल के अंदर अगर धार्मिक संस्था है, रिलीजियस बॉडी है और उनको एनोनिमस चंदा या गुमनाम चंदा मिला है तो टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन रिलीजियस और चैरिटेबल संस्था है तो वहाँ पर चैरिटेबल संस्था को टैक्स देना होगा। अगला सवाल सर मेरा है, गैर लाभकारी संस्थाएं जो एनपीओज हैं, उन पर रिसिप्ट की बजाय इनकम की जो अवधारणा क्यों वापस लाई गई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या असर होगा लंबी अवधि में? ये एक दो थोड़े से टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है। एक है रिसीप्ट और दूसरा है इनकम। अभी जो टैक्स लगना चाहिए वो इनकम पे लगना चाहिए, ना कि रिसीप्ट पे। रिसीप्ट मतलब जो पैसा मुझे मिला। जैसे कि मैं कोई चीज बेचता हूँ 1 लाख रुपए में, तो मेरी 1 लाख की रिसीप्ट हो गई, बट सामने मेरे पास खर्चे भी है और जो नेट बचता है उसे हम जनरली इनकम कहते हैं। रिसीप्ट में अगर मुझे कोई लोन मिला हुआ है, कोई किसी से गिफ्ट मिला हुआ है, तो भी वो रिसीप्ट हो सकता है, बट वो इनकम नहीं कहलाया जाएगा। जो एनपीओ का प्रोविजन था, उसमें ये जो वर्ड है रिसीप्ट और इनकम, उसमें एक कंट्रोवर्सी चली थी दैट उससे एनपीओस को जो रिसीप्ट के ऊपर टैक्स लगने की शक्यता थी, ना कि इनकम के ऊपर। तो सिलेक्ट कमेटी ने रेकमेंड किया था कि जो ओल्ड इनकम टैक्स 1961 में प्रोविजन है दैट इट शुड बी लिंक्ड टू इनकम, आप वही रखी है, ना कि रिसीप्ट पे जाइए। एंड दैट हैज बीन एक्सेप्टेड इन दिस न्यू बिल व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा। बिल्कुल सर, तो एक तरह से कह सकते हैं सर, जो पुराना बिल था उसकी चीज़ें वापस, नया बिल जो कि एक बिल फरवरी में आया उसे पेश करके फिर वापस लिया गया, फिर पेश किया गया, तो एक तरह से जो फरवरी में सरकार के द्वारा बिल पेश किया था उसकी बहुत सारी चीज़ें सरकार ने वापस बदल दी है, जो पुराना बिल था उसी की तर्ज पे। जी बिल्कुल, बिकॉज ये जो प्रोसेस है और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हमें कोई सब्सटैंशियल चेंजेस नहीं करना है। दिस इज सिंप्लीफिकेशन इन फॉर्म, नॉट इन सब्सटेंस। तो वो करने में अगर कोई इनएडवर्टेंट इश्यूज आ गए हैं, कोई वर्ड्स की हेराफेरी करने से कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ रहा है, तो वही सारे सिलेक्ट कमेटी ने दिए थे। जब भी हमने भी डिपोज किया था विद द सिलेक्ट कमिटी, मोस्ट ऑफ द सजेशंस वर रिलेटिंग टू लैंग्वेज और वर्डिंग्स एक्सेट्रा।
जो सारे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं और जो नए बिल में भी सारे चेंजेस आ रहे हैं। बट आप सही कह रहे हो कि जो एक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में था, मोस्ट ऑफ द सजेशंस आर अलाइनिंग टू दैट पोजीशन। बिल्कुल सर। आगे बढ़ता हूं सर, और एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी पर जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का दायरा अब कैसे बदला है? जी, तो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का प्रोविजन ये कहता है कि अगर आप कोई टैक्स डिडक्शन या कोई टैक्स सेविंग आपको मिलती है, फिर भी आपको टैक्स भरना है बेस्ड ऑन योर रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। कि आपको इनकम टैक्स तो नहीं भर रहे हो क्योंकि आप कोई एग्जेम्पशन ले रहे हो, लेकिन जो आपके बुक में प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। नाउ अब तक ये जो एएमटी का प्रावधान था वो खाली उन्हीं एलएलपीज पे एप्लीकेबल था जो ऐसे कोई डिडक्शन या ऐसे कोई एग्जेम्पशंस क्लेम करते थे। लेकिन जो ये फरवरी में बिल आया उसमें ये एएमटी का प्रावधान सारे एलएलपीज पे लगाया गया। नॉट जस्ट कि जिसको बेनिफिट मिल रहा है, जिसको एग्जेम्पशन है, उन्हीं पे लागू हो, बट सारे एलएलपी पे आ गया था। मेरे हिसाब से ये एक इनएडवर्टेंट एरर था और उसका इंटेंशन नहीं होगा। तो जब सिलेक्ट कमेटी ने रेकमेंड किया कि एएमटी खाली उन्हीं एलएलपी पे लगना चाहिए जिसके ऊपर कोई टैक्स एग्जेम्पशन या कोई टैक्स बेनिफिट है, वो सुझाव भी लिया गया और वापस जो ओरिजिनल पोजीशन था 1961 एक्ट में कि एएमटी खाली उन्हीं एलएलपी पे एप्लीकेबल होगा, वहीं पे अपना पोजीशन आके रह गया है। जिस तरह से आपने बताया है कि जो पूरा फोकस है वो सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा रखा गया है, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने में रखा गया है, तो कुल सेक्शंस और चैप्टर्स में कितना बदलाव हुआ है? कितने सेक्शन जो है वो कम कर दिए गए, पहले कितने थे और अब कितने रहेंगे? तो जिससे बहुत सारे जो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले जो सेक्शंस थे वो तकरीबन 800 के आसपास थे, जो अभी रिड्यूस होके तकरीबन 500 में आ गए हैं। लेकिन जो क्वांटम था, नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर गिनती करें तो वो तकरीबन आधे हो गए हैं। लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट से भी जो अच्छा बेनिफिट है कि ये सब सेक्शंस प्रॉपरली ग्रुप किए हुए हैं। जैसे कि जो आपने एनपीओ की बात की, तो एनपीओ के प्रावधान अलग अलग जगह पे बिखरे हुए थे इनकम टैक्स एक्ट में, वो सारों को एक जगह पे लाके कंबाइंड एंड कंसोलिडेट किया गया हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कितना फायदा होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उनको बिल्कुल फायदा होगा कि वो लोग एक प्रॉपर फॉर्मल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कर पाएंगे। हमारे लिए पहले सब कुछ अनलर्न करना है एंड फिर ये नया लर्न करना है, तो डबल वैमी है अनुराग जी। बिल्कुल, डबल वहमी की बात करी सर आपने। सर मैट और एएमटी को अभी बताया, लेकिन अब अलग अलग सेक्शन में जो इसे बांटा गया है, इसका जो क्या आपको लगता है टैक्स पेयर्स पर भी असर पड़ेगा? नहीं अनुराग जी, आई थिंक जो मैंने बात की कि एएमटी जो एलएलपी पे एप्लीकेबल है और बाकी सब असेसीज पे है, और मैट जो कंपनीज पे एप्लीकेबल है, तो जैसे कि सेग्रीगेशन हुआ है तो वो एएमटी के प्रोविजंस एलएलपी एंड बाकी असेसीज के साथ जुड़े हुए हैं, और जो मैट के प्रोविजंस है वो कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जुड़े हुए हैं। इससे मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनी एडवर्स इम्पैक्ट या कोई एक गलत इम्पैक्ट होगा ऑन द टैक्स पेयर। दिस इज ओनली अ सिंप्लीफिकेशन, no major impact on the taxpayer. बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन ही है, टैक्स पेयर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सर आपसे एक चीज़ ये भी समझना चाहता था कि बिजनेस के बाद जो प्रोफेशन सब जो वर्ड है वो जोड़ा गया है, जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा रिसिट वाले प्रोफेशनल्स के लिए कुछ असर पड़ेगा, तो इसके क्या मायने देखे जाए, इसको किस तरह से रीड किया जाए? तो एक जो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है ओवर द लास्ट मेनी इयर्स कि सब पेमेंट्स जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, डिजिटल चैनल्स के थ्रू हो, एंड जहां तक हो सके कैश एंड और अदर मीन्स से ट्रांजैक्शन कम हो। वो एक सेक्शन है कि काफी एसएससीज को उनका काफी सारा ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग मीन्स एंड डिजिटल चैनल्स करना पड़ता है। उसमें बिजनेसेस इंक्लूडेड थे, लेकिन कोई कारण से प्रोफेशंस को इंक्लूड नहीं किया गया था। बिकॉज प्रोफेशन डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनका सारा पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल्स आए। तो इसीलिए अगर कोई प्रोफेशन है जिसका 50 करोड़ से ऊपर की रिसीप्ट है,
फिर उनके ऊपर ये प्रावधान लागू होगा जहां पे दे विल हैव टू टेक देयर रिसीप्ट बाय बैंकिंग चैनल्स और बाय डिजिटल करेंसी ओनली, एंड कैश का यूजेज उनको कम करना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, जिनकी इतनी ज्यादा इनकम नहीं है 50 करोड़ तक, वो स्टिल कंटिन्यू कर सकते हैं। बट बिगर प्रोफेशनल्स जो है 50 करोड़ से ऊपर वाले, उनको अभी ज्यादा बैंकिंग एंड डिजिटल करेंसी का यूज करना होगा। अच्छा सर, तो जो बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कैश में फीस लेने का कहते हैं सर, तो उनके लिए दिक्कत आ जाएगी? बिल्कुल, आई थिंक डॉक्टर्स, बिकॉज वो लोग इंडिविजुअल पेशेंट से डील करते हैं, कभी कभी ये होता है कि वो बैंक से कैसे ट्रांसफर करे या डिजिटल का सहूलियत नहीं होती है पेशेंट के पास। बट ये खाली कोई प्रोफेशन जो 50 करोड़ से ऊपर कमा रहा है उनके लिए ही है, जो मैं समझता हूँ स्वाभाविक है कि वो कोई हाई एंड सर्जन या कोई हॉस्पिटल से अटैच्ड होगा, तो उनके लिए आसानी हो सकती है। बट इससे मुझे नहीं लगता है कि छोटे छोटे प्रोफेशनल्स को कोई ज्यादा इनकन्वीनियंस होगी। बिल्कुल, ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगी। और सर, क्या आपको ये भी लगता है, क्योंकि अभी भी भारत में जो ओवरऑल टैक्स बेस है वो काफ़ी कम है, तो उसको और किस तरह से सर बढ़ाया जा सकता है, उसमें और क्या किया जा सकता है, और इनकम टैक्स बिल उसमें आपके मुताबिक कुछ असर डालेगा? सो अनुराग जी, ये जो इनकम टैक्स बिल है, इसमें कोई भी सब्सटैंशियल चेंजेस नहीं किए गए हैं, ना ही उनका प्लान था। तो इससे कोई टैक्स बेस एनहांसमेंट की या रेवेन्यू कलेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिस इज ओनली कि जैसे अपने को सिंपल कर पाए, आसान कर पाए, लिटिगेशन कम कर पाए और एम्बिग्यूटी कम कर पाए, वही उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। देर आर लॉट ऑफ सजेशंस जो गवर्नमेंट काम कर रही है टू एनहांस द टैक्स बेस, दैट विल कम सब्सिक्वेंटली। बट इन दिस इनकम टैक्स बिल, उसमें ऐसा कोई नहीं है जिससे आपका टैक्स बेस का एनहांसमेंट हो पाएगा। बिल्कुल सर। तो सर, आपके मुताबिक ऐसे और क्या सुझाव अगर आपको सरकार को देने हो जिससे ओवरऑल टैक्स बेस है वो बढ़ाया जा सके, तो आप देना चाहेंगे सरकार को, और आपने दिए भी होंगे, हमारे दर्शकों को बता सके तो? तो हमने काफी सजेशंस दिए थे एट बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, एंड जो पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी में भी जब भी हमें मौका मिला था। ये सिंप्लीफिकेशन के नजरिए से हमने एक सजेशन दिया था कि जो ईज ऑफ बिजनेस का एक फोकस है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है ग्रुप टैक्सेशन का। आज वेस्टर्न इकोनॉमीज में देखा जाए, तो अगर आपकी एक कॉरपोरेट है, तो एक होल्डिंग कंपनी है एंड उसके नीचे 10 अलग अलग सब्सिडियरीज है। तो आप वेस्टर्न कंट्रीज में सारे 11 कंपनीज का एक ही इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो एंड उनका एक ही असेसमेंट होगा। जबकि इंडिया में मुझे वो 10 कंपनियां एंड मेरी होल्डिंग कंपनी, सबके अलग अलग कंप्लायंस, सबके अलग अलग फाइलिंग्स, सबके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस करने पड़ेंगे। तो एक सुझाव जो हमने रखा था कि अगर इंडिया में भी ग्रुप टैक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट लाया जाए, जिससे कि एक ईज ऑफ बिजनेस हो जाएगा, एंड इवन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट पर्सपेक्टिव उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो सारी कंपनी का एक ही साथ कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री या किसी भी और बड़ी कंपनी को देख ले, तो ऑन एन एवरेज उनके पास 50 या 60 सब्सिडियरीज होगी। तो अगर उनको कंबाइन करके ग्रुप लेवल पे टैक्सेशन किया जाए, तो इट कैन बी अ वेरी बिग सुझाव ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो एक हमने कहा था फ्रॉम अ सिंप्लीफिकेशन परस्पेक्टिव, जो आई थिंक जितना हम समझते हैं ये बिल में तो नहीं है, लेकिन आगे जाके जरूर गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। बिल्कुल सर। नहीं, ये तो सर कंपनी स्पेसिफिक हो गया, लेकिन कॉरपोरेट स्पेसिफिक हो गया। जो टैक्स पेयर्स है, आम टैक्स पेयर्स है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स है, उसका भी बेस जो है काफ़ी कम है भारत के अंदर। अभी भी वो सिंगल डिजिट के अंदर ही है अगर पूरी जनसंख्या की बात करें, तो उसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं, नंबर ऑफ लग्जरी कार्स की बिक्री या फिर फॉरेन ट्रैवल की जो डेटा है, बाकी फेस्टिव सीजन के अंदर जो डेटा आता है वो बताता है कि कहीं ना कहीं मिसमैच है, नंबर ऑफ रियल टैक्स फाइलर्स एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर अर्निंग अबव द सर्टेन परसेंटेज। तो जो जो मुझे लगता है कि जब हम टैक्स बेस के एक्सपांशन की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि इंडिया में लेस परसेंटेज ऑफ लोग टैक्स भरते हैं, हम खाली डायरेक्ट टैक्स के नजरिए से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को भी, क्योंकि वो भी एक टैक्स है, उसको अगर आप जोड़ेंगे,
तो आप मानेंगे कि तकरीबन हर एक इंडियन टैक्स भरता है, क्योंकि अगर आप जीएसटी एंड इनकम टैक्स दोनों को मिला के देखें, विच इज व्हाट द टैक्स इज, तो हर एक इंडियन टैक्स भर रहा है। आप छोटी से छोटी बिस्किट भी लेते हो या आप कुछ भी इंश्योरेंस भी लेते हो, तो भी आप जीएसटी कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू द गवर्नमेंट। रिसेंट बजट में भी 12.5 तक की लिमिट बढ़ा दी। जनरली ऑल्सो आई थिंक गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडिविजुअल्स को इतनी टैक्स की परेशानी ना हो, जहां तक हो सके जीएसटी का कलेक्शन भी बॉयंट है। तो ये कहना सही नहीं है कि इंडिया में टैक्स बेस कम है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का टैक्स बेस जरूर कम है, बट आई थिंक वो एक एज अ पॉलिसी मेजर रिसेंट बजट में भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे थ्रेशोल्ड बढ़ा दी गई है, ताकि इंडिविजुअल्स को आसानी रहे एंड टैक्स कलेक्शन जीएसटी के थ्रू वैसे ही वो इंडिविजुअल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का सीजन चल रहा है। अब ITR 1 से लेके ITR 4 तक सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अभी तक का क्या आपका एक्सपीरियंस है? आप तो पूरी फर्टिलिटी से बात करते होंगे, तो ओवरऑल प्रक्रिया कैसे चल रही है? आप सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे या कुछ और बेटरमेंट अभी की रिटर्न फाइलिंग में किया जा सकता है? तो रिटर्न्स के जो फॉर्म है वो रिसेंटली आए हुए हैं, बाकी भी आ रहे हैं। एंड इस बार बिकॉज काफी कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस किए हुए हैं इन द सिस्टम, ज्यादा टाइम भी दिया गया है फॉर असेसीज की उनकी टैक्स एंड उनका रिटर्न का भरे। एंड अब तक का जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है इज दैट द सिस्टम इज वर्किंग स्मूथली। लेकिन थोड़ा सा जो लास्ट मोमेंट पे प्रेशर आता है, तभी सिस्टम की रियल स्ट्रेंथ मालूम होती है। जो पिछले 4-5 साल से एक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव रही है, जैसे कि AIS या ऑटोमेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, उससे ये होता है कि काफी कुछ डेटा प्री फिल्ड फॉर्म में आपको मिलता है एंड देन आपको काफी कुछ आसानी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। और जो ये नया टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क जिसकी वजह से जो ये इनकम टैक्स रिटर्न में थोड़ा डिले भी हुआ है, वो और उसको एनहांस कर रहा है। तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर ओनली सपोर्टिंग कि ये जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स है वो हमारा काम आसान कर रही है, ताकि हर एक देशवासी उसका टैक्स का भुगतान और रिटर्न की फाइलिंग कर पाए। बिल्कुल सर, और आप मान रहे हैं कि लास्ट मोमेंट तक नहीं रुकना है, तो आपके जो भी क्लाइंट्स वगैरह थे सर, उनके द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है या फिर ज़्यादातर क्लाइंट हर बार की तरह देखते हैं कि लास्ट मोमेंट तक ही रुके रहेंगे? आई थिंक वो एक ह्यूमन नेचर है, एक स्वभाव है कि यस यस। एक डेडलाइन आती है तो सारे जन तब तक वेट करते हैं एंड देन लास्ट मोमेंट पे आते हैं। बट हमारे तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, BCS की तरफ से ये एफर्ट जरूर रहता है कि हम लोगों को पुश करें कि अर्ली करें, टाइमली करें, ताकि लास्ट मोमेंट का रश अवॉइड हो। बट मैं बहुत ही सरप्राइज हो जाऊंगा अगर लास्ट मोमेंट पे लोग ना आए या भीड़ ना हो। आई थिंक वो जो एक हमारा ह्यूमन नेचर है, वो कोई टैक्स लॉ नहीं बदल सकता है, जो मैं मानता बिल्कुल, ये ह्यूमन नेचर है और ये टैक्स लॉ नहीं बदला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और नए इनकम टैक्स बिल की बारीकियां हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और बाकी के वक्त में आपने ये भी बताया कि क्या और सुझाव दिए हैं आपने सरकार को। बहुत बारीकी से आपने समझाया सारे जो प्रावधान थे, जिसको बहुत लोग बड़ा मान रहे थे कि बहुत बड़े बदलाव हुए, लेकिन आपने जो हमारे दर्शकों को बताया बारीक आसान भाषा के अंदर के बदलाव इतने नहीं हैं, केवल सिंप्लीफिकेशन है, चीज़ों को सिंपल तरीके से सरकार रखना चाहती है। आपका शुक्रिया। ET Now स्वदेश के टैक्स मंत्रा शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन